सही है। सही है यार, आज तो एकदम क्या फ्लो में एक एक करके बोला। चल बंद करते हैं आज तो फुल रिसर्च भी हुई। साथ में 1 2 3 कैमरे में बहुत टाइम लग गया सेटअप करने में। टाइम लग गया। आ तो रहा हूँ ना मैं। हाँ आवाज ठीक है मेरी? हाँ, एक बार देख तो लो, आ तो रहा हूँ ना मैं। आ रहा तो होगा हम यार। प्रीव्यू बना ही देते हैं। अरे नहीं आ एक रहा बार देख तो आओ। हाँ, ऊपर आ रहा हूँ ऊपर। हाँ सब आ रहा है, सब आ हाँ रहा कि अब बनेगा ना एपिसोड। है, सब आ रहा है। ठीक है स्टार्ट करें। स्टार्ट करेंगे। डांसिंग है ना। डांस नहीं करना आज। ये आज बी तो लिखा है, बोल्ड फिट नहीं है लेकिन ये ये बॉन्कर्स कॉर्नर है। तो क्या होता है ये? ये बढ़िया इनका कलेक्शन है टी-शर्ट्स का। अच्छा क्या स्पेशल है इनका? कुछ नहीं ऐसी, मतलब थोड़ा जेन जी टाइपोग्राफी ऐसे। सही है। ठीक है। ठीक है तो फिर आज तुम स्टार्ट करोगे? आज मैं स्टार्ट करता हूँ ठीक फिर। है। आज हम लोगों ने बढ़िया टॉपिक निकाला है, मजा आएगा। ठीक है स्टार्ट करते हैं अक्षत के साथ। यस। ठीक है So hello everyone, welcome back to our channel. This is our third conversation, and today we'll be talking about movies, but of a specific kind. These movies are related to some sort of war scenarios. The ideas for these movies have been inspired by a world war or some civil war. So specifically about such movies, one movie Sahil will talk about, and I will be talking about the other movie. So let's begin. So Sahil, what have you got for us today? आज हम बात करेंगे एक मूवी के बारे में जो है वर्ल्ड वॉर 2 के इंसिडेंट्स पे बेस्ड मूवी। तो मूवी का नाम है हैक्सो रिच। ये अच्छी काफ़ी फेमस मूवी रही है, इसकी IMDb रेटिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा स्टोरी क्या थी मूवी की। पहले मैं वो थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा कि मूवी में कैरेक्टर कौन थे और मूवी में था क्या। उसके बाद इसमें इनसाइट्स क्या थे, मैं उन पे बातें करेंगे। ठीक है तो मैं स्टार्ट करता हूँ स्टोरी से। Okay. उसके बाद So yes, हम बात करेंगे इनसाइट्स। World War II you said, right? वर्ल्ड वॉर 2। Okay, let's start with the story. ओके सो इस मूवी में क्या होता है, एक कैरेक्टर है ओके डेस्मंड डोस। Okay. रियल लाइफ कैरेक्टर, रियल इंसिडेंट बेस्ड मूवी है। ठीक है तो वो कैरेक्टर एक वो होता है, उसका भाई होता है, एक घर में है दोनों। तो लाइफ चल रही है इजीली उनकी। उनका जो फादर है उसने आर्मी में सर्व किया है, आर्मी में US आर्मी में सर्व किया है। और उनके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं जब वो छोटे होते हैं कि जो एक डेस्मंड डोज होता है तो उसके कुछ रिलीजियस बिलीफ्स बन जाते हैं। Okay. ओके उसका कुछ फेथ है, बिलीफ है। ओके तो वो उस रिलीजियस बिलीफ से उसकी लाइफ कैसे अफेक्ट होती है और वो अपनी लाइफ को कैसे फिर अपनी लाइफ में कैसे डिसीजंस लेता है, तो उस पे मूवी है। ठीक है Okay. अभी वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है। ठीक है वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम है और USA को जरूरत है कुछ वॉलंटियर्स की आर्मी में। तो वो कुछ लोगों को बुलाता है कि आओ वॉलंटियर करो, हम वर्ल्ड वॉर में हैं क्योंकि जापान ने अटैक कर दिया है। ओके ठीक है। तो उन सबको लड़ने के लिए जाना है। तो वो जो डेस्मंड डोस है वो भी बोलता है कि चलो मैं भी ज्वाइन करूंगा, मैं भी सर्व करना चाहता हूँ नेशन को। अब वो सर्व करने के लिए जाता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो गया वहाँ पे। हाँ तो पहले मैं बताता हूँ कि उसका बिलीफ क्या था और उसका फेथ क्या था। ओके तो वो ऐसे बोला कि आई विल नॉट पिक गन बट आई विल फाइट विद इन अ वॉर। ओके तो वो जाता है और ये नेटिव US नेशनल ही है, नेटिव बंदा। नेटिव और ही है। और इसका जो नाम है डेस्मंड डोज आपका रियल लाइफ कैरेक्टर है, ये रियल लाइफ में भी यही Real नाम life था में भी कि उन्होंने फिक्शनलाइज करने के लिए मूवी में चेंज किया है? आई डोंट थिंक इसको ज्यादा फिक्शनलाइज किया गया है। हाँ ये ज्यादा फिक्शनलाइजेशन नहीं नहीं है। है। फिक्शनलाइजेशन कहाँ पे होगा, जब वॉर सीन्स होंगे ना हाँ, उनमें है डेफिनेटली। वहाँ पे, किसी को नहीं पता है ना कि कौन सी गन कहाँ, मतलब कौन सी बुलेट कहाँ से आई, हाँ, वो कहाँ तो- लगी, तो उसको फिक्शनलाइज किया गया है। बट जो ओवरऑल एक स्टोरी लाइन है वो उसको फिक्शनलाइज नहीं किया गया है ठीक इसमें। है। ठीक है तो डेस्मंड डोस सर्व करने के लिए जाता है आर्मी में और फिर वहाँ पे वो बोलता है कि भाई मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, मैं गोली नहीं चलाऊंगा। ठीक है और वो वॉर में जाना के लिए भी बोल रहा है। ठीक है ठीक है। नेशन को सर्व करने के लिए। अब आर्मी वाले क्या बोलते हैं कि भाई ये तो बेवकूफ़ी हो गई ना, तुम ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है तो उस पे कोर्ट मार्शल होता है, बहुत कुछ होता है। ठीक है वहाँ पे जो उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं, कलीग्स, वो उसको परेशान भी करते हैं वहाँ पे। ठीक है। फिर बात, लेकिन उसका बिलीफ यही, इसी पे यही मूवी है कि अगर आपके बिलीफ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप कुछ चेंजेस ला सकते हो वर्ल्ड में। और हाँ इस मूवी में एक डायरेक्शन से चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है लाइक अ कॉइन हैव टू साइड्स। Exactly. इस मूवी में एक तरीके से एक ही साइड है side उस कॉइन का, बट आई विल टॉक अबाउट द अनदर साइड ऑफ द कॉइन आल्सो।
आफ्टर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट साइड, तो अभी देखो इसका बिलीफ है कि ये बुलेट नहीं, मतलब गन्स नहीं चलाएगा, बट वॉर में भी जाएगा। तो फिर ये जाता है, परेशान होता, कोर्ट मार्शल होता है, सब कुछ होता है। फाइनली होता क्या है, इसको बोलते हैं, ये बोलता है कि मैं ना मेडिक्स में रहूंगा, ठीक है, मेडिक्स में रहेगा, ये मेडिसिन देगा, जो भी इंजर्ड होंगे लोग उनको मेडिसिन देगा, मॉर्फिन देगा, कोई अगर इंजरी है किसी को तो वो पेन में है तो ऐसे ऐसे हेल्प करेगा। लेकिन ना आर्मी में क्या होता है, अगर ये लोग मेडिक्स जो होते हैं ना, उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है लड़ने के लिए, गन्स वगैरह चलाना सिखाया जाता है, लेकिन ये वहाँ पे भी डिनाई कर देता है, मैं नहीं सीखूंगा, मैं मुझे पिक ही नहीं करना है गन, ठीक है। इसको निकालने के लिए बोलते हैं वहाँ से। सिविल जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस जिसको बोलते हैं वो है यहाँ पे, और इसकी वजह से इस पे कोर्ट मार्शल भी होता है, राइट। तो बट इन सब इसके फादर की हेल्प से, मैंने बताया ना इसके फादर भी आर्मी में थे, अपने फादर की हेल्प से ये उससे निकल जाता है, और फिर यहाँ स्टोरी यहाँ पे आती है कि ये मेडिक्स में सर्व करेगा। इसके फादर प्रॉपर मतलब थे गन पहले। सब कुछ उन्होंने गन उठाई थी, वो तो थे, उनका बिलीफ नहीं था। तो मतलब ये भी दिखाया है कि बिलीफ कैसे इसका डेवलप हुआ, कि ये नहीं बताया। हाँ, इस पे अगर मैं बोलूँ कि बिलीफ कैसे, शॉर्ट में बस हाँ ऐसे। शॉर्ट में कि बिलीफ कैसे डेवलप है, जैसे देखो आपका रिलीजन क्या है, आपका कल्चर क्या है, ओके, आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं, ठीक है, ये सब आपके बिलीफ डेवलप करते हैं। आपका फेथ, कॉन्शियंस जो है वो कैसे डेवलप होता है, वो आपके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, आपके रिलीजन के थ्रू, उन सबसे डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसमें वो दिखाया गया है, ठीक है। तो हाँ, वो मेडिक हो गया, और तुमने पूछा था कि ये कैसे बना उसका बिलीफ, उसके फादर का बिलीफ नहीं था, बट इसका ये बिलीफ हो गया, ओके, बिकॉज इसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट रहे हैं। अगर मैं एक्सपीरियंस भी बताऊं कि इसका क्या एक्सपीरियंस था जिससे इसका ये बिलीफ बना, तो एक्सपीरियंस ये था, इसके दो भाई थे, मैंने बताया। जब इसने क्या किया, अपने बड़े भाई को कुछ मार दिया, ठीक है, फिर इसने कुछ ज्यादा ही जोर से कुछ मारा था ईंट उसके सिर पे, तो उसको लगा, बाद में उसको रियलाइज हुआ कि यार ये नहीं करना चाहिए था, जो वायलेंस है वो गलत है। फिर ये जाता है, बाइबल उठाता है, बाइबल में लाइंस पढ़ता है कि ये सब करना गलत है। तो मोस्टली इट वाज रिलीजियस, और उसका बिलीफ था नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है, बंदूकें नहीं उठानी है, ठीक है। हाँ, तो अब आते हैं, सब कुछ हो गया, मेडिक्स में सर्व करेगा। अब बात आती है कि जब इनको जाना पड़ता है वॉर में, तो वहां पे जाके जब लड़ रहे हैं सब लोग, सबके हाथ में बंदूकें हैं, एक तरफ जापानीज आर्मी है और एक तरफ यूएस आर्मी है। अब वो दोनों लड़ रहे हैं, तो बीच में ये बंदा क्या कर रहा है, जो लोग इंजर्ड हो रहे हैं उनको मॉर्फिन दे रहा है, बस ये काम है इसका। बट होता क्या है, जब लड़ाई हो जाती है एक तरीके से, थोड़ी देर के लिए होल्ट मिलता है उनको, सब लोग, ये हेक्सोरिच जो मूवी का नाम है, एक पहाड़ी है जिसपे लड़ाई चलती है, तो सब लोग वापस चले जाते हैं, ये बंदा उस पहाड़ी पे ऊपर ही रहता है, और ऊपर रह के सब लोग जो वहाँ पे इंजर्ड हैं, उनको चोट लगी हुई है, वहाँ पे उनको दवाई दे रहा है, ठीक है। तो वो सब कर रहा है, ये अकेला ही है, ये यूएस आर्मी के बंदे सब नीचे जा चुके हैं, ये अकेला ही है, और इसकी हेल्प कौन कर रहा है, इसका जो फेथ है, कॉन्शियस जो है इसका, वो इसकी हेल्प कर रहा है, बस यही है। नॉन वायलेंस का जो इसका आइडिया है, इसका बिलीफ है, वो इसकी हेल्प कर रहा है, तो वो ऊपर रहता है। इवन ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ यूएस आर्मी के जो लोग हैं उनकी ही हेल्प कर रहा है, इवन तो जापानीज आर्मी के कुछ एक दो लोग हैं जिनको चोट लगी हुई है, उनकी भी हेल्प कर दे रहा है ये, क्योंकि इसका जो बिलीफ है वो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है कि कौन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आके स्टोरी खत्म हो जाती है, और ऐसे करके इसने ऑलमोस्ट अराउंड 76 आर्मी ऑफिस जो लड़ने गए थे उनको बचाया इसने, ऊपर से नीचे भेजा इसने, और ऐसे लोगों को बचाया जो आर्मी में जब ये था, जब इसने आइडिया प्रपोज किया कि मैं नहीं उठाऊंगा गन, वो इस पे हंस रहे थे, इसने उन लोगों की भी जान बचाई है वहां पे, वो फुल सर्कल हो गया। तो दिस वाज द स्टोरी। नाइस, नाउ यू टेल मी अबाउट द अदर साइड। हाँ, तो इस स्टोरी को अगर एक लाइन में बोला जाए तो कुछ ऐसा है कि ये स्टोरी बोलना चाहती है कि डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, बट लाइट कैन डू दैट, ओके। तो इस मूवी के थ्रू ये एक तरीके की लाइन में बोला, तो ये लाइन एक्चुअली मार्टिन लूथर किंग की लाइन है। अब ये थी एक तरफ की स्टोरी, अदर साइड। हाँ, अदर साइड पे बहुत जल्दी है, क्योंकि साइड ना कि एंड आई पहले आल्सो मैं बिलीव make sure देयर आर करना टू साइड्स ऑफ अ स्टोरी। मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि आप एक तरफ समझ गए हो, अरे एकदम, हाँ, एक तरफ समझने, हाँ, एक तरफ जो था वो ये था कि नॉन वायलेंस, ठीक है। और अगर मैं आइडिया, तो जैसे महात्मा गांधी का जो आइडिया था वो भी नॉन वायलेंस ही था, ठीक है। तो ये एक तरफ का आइडिया है, और काफी लोग इसमें बिलीव भी करते हैं, बट ये थोड़ा सा ना आइडियलिस्टिक सा है, राइट। ऑब्वियसली आपको भी लग रहा होगा ना कि एक बहुत, ठीक है, तो ये बहुत आइडियलिस्टिक सा आइडिया है, ठीक है। ये दूसरी, जैसे ही मैं आइडियलिस्टिक बोल रहा हूँ इसको, तो मैं दूसरे साइड की तरफ जा रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक हिस्ट्री में और भी इवेंट्स हुए थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 से पहले, ठीक है। तो 1930s के टाइम जो ब्रिटेन जो था, और ब्रिटेन, फ्रांस, वो सब क्या कोशिश किया उन्होंने, जो हिटलर था, हिटलर की ना कुछ मांगे थी 1930s के टाइम पे कि ये कुछ टेरिटरीज हैं, ये हमें दे दो, ठीक है। और उन्होंने हिटलर को एंटरटेन भी किया, अपीज किया उन्होंने हिटलर को, जो वो मांग रहा था वो उसको देते रहे। क्यों कर रहे थे वो लोग ऐसा, क्योंकि उनकी जो डिप्लोमेसी थी वो नॉन वायलेंस टाइम की थी, ठीक है, वो ये फॉलो कर रहे थे।
ठीक है, आइडियलिस्टिक से। अब इससे हुआ क्या, हम्म। हिटलर को लगा कि ये लोग तो थोड़े कमजोर हैं, ये करके उसकी डिमांड्स फिर बढ़ती रही, ठीक है। और फिर उसने फिर क्या किया, 1938 के टाइम पे चेकोस्लोवाकिया जो एरिया था वो भी, मतलब ये इन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन इन्होंने हिटलर को दे भी दिया था, चेकोस्लोवाकिया जो था एक टेरिटरी पूरी दे दी। उन्होंने सोचा कि चलो दे दो यार, इससे क्या होगा, एटलीस्ट थोड़ी सी शांति बनेगी, पीस मेंटेन रहेगा ऐसे करके। बट लेकिन फिर इसने क्या किया, 1938 के बाद एक साल बाद ही इसने पोलैंड पे अटैक कर दिया, और फिर हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर 2। तो यहाँ पे देखो, इट वाज अ गुड आइडिया नॉन वायलेंस वाला, लेकिन कुछ लोग इसको नहीं समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आइडिया है नॉन वायलेंस का, ये आपका मोरल फ्रेमवर्क जो है, रैशनल फ्रेमवर्क, उसी में ऐड कर सकते हो आप इसको, ठीक है। आप इसको फैनेटिक्स हैं जो एग्रेसर्स हैं उनके अगेंस्ट अगर आप ये आइडिया अप्लाई करने जाओगे तो ये बैकफायर ही करेगा, एग्जैक्टली। ठीक है। क्योंकि मुझे जो समझ में आया कि अगर आप एक एक आप नॉर्मल इंसान में भी देखो, अगर वो एक वीक पर्सनालिटी ऑन द बैकफुट पे रहता है हमेशा कि ठीक है ऑलवेज डू गुड एंड ये आइडियलिस्टिक अप्रोच है वो, तो अगर कोई बहुत ही जो बिल्कुल भी आइडियल फॉलो नहीं करता है वैसा इंसान आ जाए उसकी लाइफ में, और ही गेट्स टू नो कि अच्छा ये तो कुछ भी नहीं करेगा, ये रिवोल्ट भी नहीं करेगा नो मैटर हाउ मच आई ऑपरेसिंग है, तो वो उसको एक तो ऑलरेडी पावर की भूख होती है, तो वो और ज्यादा ऑपरेस करेगा उसे। बिल्कुल। तो आई थिंक यही यहाँ पे भी केस था। ये दूसरी साइड थी, राइट। तो जो पहली साइड थी वो थोड़ी आइडियलिस्टिक थी, दूसरी वाली रियलिस्टिक। अब आप देख लो क्या सही लगता है आपको, ठीक है। और इसके अगर मैं आइडियलिस्टिक साइड के एग्जांपल मैंने बताया, महात्मा गांधी था, ठीक है। और एग्जांपल दूं तो आप सोच सकते हो ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। जैसे ही अगर एक और एग्जांपल दूं तो एडवर्ड स्नोडन के बारे में आप जानते हो, तो एक मूवी भी है स्नोडन के ऊपर, कि जो गवर्नमेंट थी वो सर्वेलेंस कर रही थी लोगों के ऊपर, गवर्नमेंट जो थी वो सर्वेलेंस कर रही थी, तो उसने उसको मतलब दिखाया था कि स्कैम हो रहा है लोगों के साथ। इस पर पूरी मूवी भी आई थोड़ा सा मैंने पढ़ा है इसमें। और ग्रेटा थनबर्ग के तो खैर है थोड़ा, ये एडवर्ड स्नोडन भी थोड़ा ये था, उसका कॉन्शियंस जो था वो बोल रहा था कि भाई ये गलत है, ठीक है। कॉन्शियंस के बारे में अगर बताऊं होता क्या है, तो ये एक ऐसी आपकी अंतरात्मा अंदर की आवाज है जो आपको ये बताती है कि ये सही है, ये गलत है। थोड़ा एथिक्स वाली बात यहाँ आ जाती है कि इवन व्हेन वो होता है ना एथिक्स का कॉन्सेप्ट कि यू हैव टू डू राइट इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग। अगर आप गॉड में बिलीव नहीं भी करते हो, कोई भी नहीं देख रहा है, आप मानते हो कि कोई भी नहीं है, बट यू हैव टू ऑलवेज बी राइट, कि वो आपका एक खुद का सेटिस्फैक्शन। और एक और मतलब हमेशा हमारे अंदर से कुछ आवाज आ रही है, हमें लगता है कि हमेशा से ऐसा भी नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि उससे कुछ गलत नतीजे भी निकल सकते हैं। एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो जैसे मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोगों की अगर हम बात करें तो वो भी अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर से आवाज आ रही है कि भाई ये सही है, बट एक्सट्रीमिस्ट लोग कुछ गलत काम भी, बहुत सारे गलत काम होते हैं इनसे, ठीक है। जो तो ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, बस इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि एक इंटरप्ले होना चाहिए कि आप ठीक है अपने अंदर की आवाज भी सुनो, बट यू आल्सो हैव टू अप्लाई योर रैशनल थिंकिंग एज वेल, कि आप उससे ना डिवेट करो। आपको राइट एंड रॉन्ग का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। खैर इस पे बहुत बात हो गई। और एक और पॉइंट बस कि आपने एक आइडियलिस्टिक बात की, एक आपने बात की कि अगर वो होता है कि कई बार बैकफुट पे रहो या नॉन वायलेंट रहो तो उसका एडवांटेज भी हो सकता है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी नॉन वायलेंस और ये जो आइडियलिस्टिक चीज है ऑल्सो समटाइम्स मेल्ट्स। कभी थोड़ा सा हो सकता है उतना पावर हंग्री आदमी ना हो, मिडिल में हो, तो मेल्ट भी कर जाता है। तो इट वर्क्स इन द पॉजिटिव आल्सो। सो आई थिंक बोथ यूज केसेस आर देयर। तो यस, यू वर सेइंग वन मोर थिंग। I was saying we don't know when this will work and when this will not work. Exactly. तो हम नहीं बोल सकते कि कब सही रहेगा आइडियलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना। और ये बातें हम क्यों कर रहे हैं, ये कोई रेशनलिस्टिक अप्रोच नहीं है ना, यहाँ पे कुछ रेशनलिज्म है ही नहीं, मतलब यहाँ पे फेथ बिलीव्स की बातें हो रही हैं, तो ये इम्पोर्टेंट भी है, मतलब ऐसे आई थिंक एट द एंड बस यही है कि सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, और हर सिचुएशन में सेम इसीलिए जनरलाइज नहीं करना चाहिए कोई भी अप्रोच को। यू हैव टू रीड द सिचुएशन, द कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाई जो भी वहां पे। हाँ, तो ये मूवी देख के कुछ लोगों को लग सकता है कि दिस इज इट, नो ऐसा नहीं है इसके। और ये क्रिटिकली देखो तो इस मूवी को तो आपको इजीली दिखेंगी चीजें कि हमेशा सही भी नहीं है वो चीज करना। तो यही मैं थोड़ा सा एक इनसाइट देना चाहता था कि मुझे भी जब मैंने पहली बार मूवी देखी तो मुझे लगा यार सही है, महात्मा गांधी यही आइडिया था, और आइडियाज कैन चेंज द वर्ल्ड ऐसा लग रहा था, बट इट्स नॉट इजी। एंड फिर ये हमेशा वर्क नहीं करता है, ये मैं बोलना चाहूंगा। कभी कभी वर्क कर जाता है, कभी कभी नहीं वर्क करता है। वर्ल्ड इज वेरी कॉम्प्लेक्स, देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, ओके। तो this is all what I wanted to say. I think you brought a very good movie, and although a lot of people might have heard about it, but you brought some new angles to the thinking of the movie and the other side as well. So it gives our viewers also a lot to think about, and they'll let us know. So now it's your turn. Yes. So कौन सी मूवी?
सिलेक्ट तो की मैं तुमने? भी सोच रहा था कि ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि some movies are very common. Okay, I could have gone with 1917, Saving Private One Ryan. shot movie, huh? Yes, so I think most of the people have watched these kind of movies. One movie which was released in 2023, which went a little bit under the radar, although very like huge film enthusiasts or film critics, everybody watched this. But the general public, I do not feel has watched this. I don't know if you have or not. The movie is called The Zone of Interest. Zone of Interest, no. See, मैंने yes. मूवी नहीं देखी तो है। वही बहुत सारे जनरल पब्लिक ने नहीं देखी, although it's a beautiful film. इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक फिल्म. ज्यादा कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि ऐसा आपको लगेगा कि वॉर मूवी, वर्ल्ड वॉर 2 ही बेस्ड है ये भी, ठीक है, एंड ऐसा लगेगा कि वॉर बेस्ड है कुछ इसमें, मतलब वॉर मूवी है और एक भी वॉर सीन दिखाया ही नहीं है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस फिल्म, बट स्टिल many people cry after watching this film. So कैसे है अब ये मिस्ट्री की, कैसे इन्होंने पोर्ट्रे किया. तो पहली बात तो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि द जोन ऑफ इंटरेस्ट नाम कैसे पड़ा. इंटरेस्ट का मतलब हाँ, क्या है? इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट है. तो ये मूवी जो बेस्ड है, एक जो मेन कैरेक्टर का तो मैं नाम बता देता हूँ, रूडोल्फ हॉस, वो रियल लाइफ एक कैरेक्टर पे ही बेस्ड है. ऑशविट्ज सबको पता ही है, जहाँ पे सारे कांड हुए थे, ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप जो था. अब इसको जोन ऑफ इंटरेस्ट क्यों कहा गया है? अब ये जो रूडोल्फ हॉस है, ये मेन इंचार्ज था इस पूरे कंसंट्रेशन कैंप का. पूरा जो प्रोसीजर था, हेड था. हिटलर ने अपना वो लगा रखा था कि ये इस पार्ट को हेड करेगा, ये इस पार्ट को हेड करेगा. तो ये तो वो तब से हायरार्की जर्मन उसमें एस्टैब्लिश थी, तो वही पैटर्न अभी भी फॉलो हो रहा था. तो इसको ही ऑशविट्ज कंसंट्रेशन कैंप का पूरा मतलब वो मिला था कि इसको ही संभालेगा, सारा जितने भी लोग आएंगे, सब कुछ जितना भी डर्टी वर्क होगा, ये ही वाज दी, मतलब इस पूरे पार्ट का हेड था. अब जोन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो. जहाँ पे ये कैंप था और जहाँ पे ये सारी एट्रोसिटीज हो रही थी, ठीक बड़ी बड़ी वॉल्स लगाई गई थी उसको डिवाइड करने के लिए, उसके ठीक बगल में इनका घर था. तो वो है जोन ऑफ इंटरेस्ट, राइट बिसाइड दैट कैंप. एंड ये मतलब थोड़ी देर बाद पता चलता है मूवी में, क्योंकि मूवी ऐसे दिखाते हैं ऐसे कि एकदम एक नॉर्मल सी फैमिली इनकी जी रही है, नॉर्मल डेली लाइफ. ये अपना उनके बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग. और इनकी वाइफ जो है, शी इज आल्सो इन अ वेरी नॉर्मल मूड. इनकी वाइफ ने भी एक बहुत मेन कैरेक्टर है इस मूवी में, हेडविग नाम है. वो मैं बताता हूँ आगे. मतलब शी इज सो यूज्ड टू दिस डेली रूटीन कि ऐसे कुछ है ही नहीं, और बच्चों को तो ऑब्वियसली बताया भी नहीं होगा कि बगल में ठीक. और आपको कैसे ये प्ले करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया कि कंसंट्रेशन कैंप के अंदर क्या हो रहा है. लेकिन इस मूवी में पूरे टाइम से साउंड आ रही है, चिमनी से स्मोक निकल रहा है, उधर गन शॉट्स की साउंड आ रही है, गैस चैम्बर्स. हाँ, गैस की बीच में आवाज आती. अरे मतलब ऐसे मूवी चल रही अचानक से ऐसे प्रॉपर गन शॉट की आवाज आती वो है. काफी नॉर्मलाइज हो गया उसकी बहुत फैमिली के लिए. और उनके बच्चों को तो लग रहा होगा कि ऐसा हो सकता है पटाखे बज रहे हो या कि कुछ भी हो रहा हो, कि तो कि रोज ही कोई दिवाली मना रहा है. उनके यहाँ तो क्या दिवाली नहीं होती. बट मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया और कभी दिखाया नहीं है, लेकिन ये पीछे साउंड आ रही है. मतलब क्रेजी सीन वो मूवी, मतलब इट इज अ मस्ट वॉच, सबको देखनी चाहिए ऐसा. और मैंने फिर थोड़ा स्टडी किया कि हाउ डिड दे कैप्चर ऑल द साउंड्स. तो बाकी तो बाहर इन्होंने माइक्स लगा ही रखे थे, और घर पे भी ना इसका जो साउंड प्ले है वो, मतलब ऐसा कोई डायलॉग बहुत नहीं है, हमें सुनाई देता है कि फैमिली मेंबर्स आपस में बात कर रहे हैं, बट कोई भी कभी कैमरा पे आके नहीं बोलेगा. ऐसा नहीं लगेगा कि मूवी चल रही है, या साइड से भी ऐसा है. बस इन्होंने क्या किया था, जगह जगह घर में जैसे कैमरास होते हैं सीसीटीवी की तरह ऐसे लगाए थे. और माइक्रोफोन भी ना, जैसे मूवी में कैसे होता है कि एक माइक दादा ऐसे कुछ होते हैं जो जहाँ पे भी, जैसे मान लो हमारा ये सीन चल रहा है, ऐसे एक लंबा वाला माइक ऐसे लेके खड़े होते हैं. बट इन्होंने क्या किया, घर में बहुत जगह माइक लगा दिए. तो नेचुरल साउंड्स क्या थे, ऐसा लग रहा था कि हम उनके साथ रह रहे हैं एक नॉर्मल एक घर में, और डेली लाइफ रूटीन सब कुछ चल रहा है और पीछे ये सब हो रहा है. तो मतलब इट वाज ब्यूटीफुली कैप्चर्ड. अब इसके थोड़ा सा अंदर चलते हैं कैरेक्टर्स के. तो रूडोल्फ हॉस तो मेन कैरेक्टर था, उसकी वाइफ थी हेडविग हॉस. अब ये लेडी, मतलब इसने तो मतलब इतना नॉर्मलाइज कर दिया था, और उस एक्सटेंट तक लगी थी, मतलब कि आप सोच नहीं सकते कि एक ह्यूमन इतना भी मतलब क्रुएलिटी से डायरेक्ट कुछ नहीं किया, बट की सिंपैथी जीरो है किसी के मन में. ये क्या करती थी, जैसे जो कैंप में ला रहे हैं लोगों को, तो उनकी जो बिलोंगिंग्स थी वो सभी ले लेते थे, कपड़े वपड़े. तो ये सब वो सब मंगवा लेती थी, और फिर ये मिरर के सामने जाके शी इज ट्राइंग दोस क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स ऑफ दोस पीपल. सो मतलब ऐसे कभी क्रुएलिटी दे डिडंट शो डायरेक्टली, बट आप सोचो कि कितना किसी को मेंटली वो होना पड़ेगा कि उस जोन में सोच ही नहीं रहा है कि अब मैंने उसी के कपड़े ट्राई कर रहे हैं जो कि मे बी 2 दिन में मर जाएगा. मतलब इट्स क्रेजी व्हेन यू थिंक अबाउट इट कि सम पीपल कैन उनके क्लोथ्स मंगा के फिर उसको ड्राई आयरन करा के क्लीन करा के वो पहन रहे हैं, उनकी बाकी बिलोंगिंग्स कुछ अच्छा ले लिया तो सब ले लिया. एक तरह से दे आर स्टीलिंग ओनली ना फ्रॉम देम. और वो भी दे हैव नो चॉइस, उनको तो कैंप में डाल दिया जा रहा है और इनके पास सब फ्रीडम है, सब कुछ है, एंड स्टिल शी वांट्स मोर एंड मोर एंड मोर. तो मतलब वो, क्योंकि इसमें जो मेन कैरेक्टर है रूडोल्फ हॉस, उसको फिर भी दिखाया है कि एक अपना उसकी ड्यूटी है, उसको चार्ज दिया गया है, वो अपना जाता है, ओवरसी करता है, कैंप में सब कुछ करता है. बट ये तो घर में रह रही है. तो और एक यूजुअली फीमेल कैरेक्टर्स को दिखाते हैं कि थोड़ा एम्पैथाइज ज्यादा कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि फेमिनिन एनर्जी में थोड़ी सी एम्पैथी ज्यादा होती भी है. सो व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल. बट यहाँ पे एकदम कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है इस मूवी में. शी इज वेरी कोल्ड हार्टेड. और फिर इसमें कुछ ऐसे सीन है जैसे कि अब इन लोगों को, बच्चों को भी आवाजें आ रही हैं गैस चेंबर्स में, वो हो रहा है ऐसे करके एकदम ठीक बगल में.
अब इनको लगता है कि ये नॉर्मल है या कुछ गेम प्ले है, तो इसमें एक सीन दिखाते हैं कि जैसे एक बड़ा भाई है, वो अपने छोटे भाई को ऐसे मजाक मस्ती में, what he used to do is he used to lock him inside like a box and close it, and then he used to make these sounds like gas निकल रही है, and crazy, it is like a play to him, child's play, they have shown this. I mean, it's very thought provoking, very heartbreaking when we think about it. कि डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाया है, बट मतलब ऐसे दिखा दिया कि एकदम नॉर्मलाइज हो गया है। फिर एक सीन दिखाते हैं कि जहाँ पे इनका जो गार्डनर है ऐसा कुछ है, ही इज यूजिंग द एशेज फॉर फर्टिलाइजेशन, जो इन्होंने गार्डन मेंटेन, हाँ ये जो वाइफ भी थी अपना पूरा, इससे शी इज मेंटेनिंग हर हाउस, शी इज क्लीनिंग द हाउस, शी हैज अ गार्डन, शी इज फ्लावरिंग प्लांट्स, ये वो, मतलब शी इज लिविंग अ प्रॉपर लैविश लाइफ देयर, शी इज फोकस्ड कि अब मैं ये प्लांट लगाऊंगी, अब मैं ये प्लांट लगाऊंगी, और वो प्लांट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है एशेज से फॉर दोज पीपल हु आर डाइंग, इज एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ सैड। फिर एक होता है कि ये जो लेडी है, जो उसकी वाइफ होती है, उसकी मदर उस दिन के लिए इनके पास रहने आती है इस घर में। अब यहाँ पे पता चलता है कि इन लोगों के लिए नॉर्मलाइज हो गया था, बट इनकी मदर नहीं रेडी थी यहाँ पे, तो वो उनको दिखाती है कि अब ये तो वाइफ इनकी दिखा रही है अपनी मदर को कि ये देखो मेरा गार्डन है, दिस इज माय प्लांट एंड एवरीथिंग नॉर्मल, तो उसको लग रहा है कि उनको बहुत अच्छा लगेगा, बट इनसाइड उनको जब ये सब सुनाई देता है एंड ऑल दिस एनवायरनमेंट, तो उनको जो मतलब फील होता है, व्हाट शी डज इज शी in the middle of the night one day she leaves the house, she leaves a note for her daughter basically कि I am not feeling ऐसे करके, not feeling well, so I have left, I am going back to my house. अब ऑब्वियसली कोई भी इंसान को आपको लगेगा कि एम्पैथी आएगी यहाँ पे आएगी, बट इन्होंने अपना माइंड इतना वन डायरेक्शनल कर लिया है, व्हाट दिस वुमन डज इज इंस्टेंटली शी बर्न्स दैट नोट। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये जो लेडी है, जो वाइफ है, क्या नाम था इसका, हेडविग, तो ये इसका माइंडसेट ऐसे बना कैसे, मतलब वही तो ये एक इट नीड्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट, ऐसा माइंडसेट बनने के लिए, ऐसा नहीं है कि एक दो महीने में ऐसा हो गया, तो इस पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है। फिर मैंने थोड़ा और स्टडी किया कि एक बात ये तो है ह्यूमंस के बारे में, एक साइकोलॉजिस्ट ने भी कहा था कि अगर कोई बहुत खराब सिचुएशन भी किसी को दे दो, फॉर पीपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मे बी समवेयर इज वेरी बैड, somehow humans have this adaptability that they will make a home in that as well, or फिर they'll try to beautify that. Okay. Also this is coming from there only. She now knows कि my husband has to work here only. और कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ यही मेरा घर है, उनको adapt तो करना पड़ेगा, मेरी बच्चे भी हैं, फैमिली भी है, उनको बता सकते नहीं है, तो अब she is in some way she is right also. She is doing the duties of a mother, of a house owner, because husband is out all day working, housekeeping, मतलब सब जो भी उनको सब मिली हुई थी, maid भी, तो everything she has to take care of. But कुछ लेवल्स थोड़े एक्स्ट्रा, अब वही है कि थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में शी वुड आल्सो हैव हैड प्रॉब्लम टू एडजस्ट, बट धीरे धीरे इतना नॉर्मलाइज हो गया कि देन शी स्टार्टेड टेकिंग एडवांटेज, जैसे वो क्लोथ्स लेना, ये सब करना, और फिर वो उसको एंजॉयमेंट उसमें लेना, तो वो थोड़ा डार्क साइड भी दिखाता है कि ह्यूमंस के एवरीबॉडी हैज दैट डार्क साइड। हाँ, तो वही है, हम अपनी बातों में वही थोड़ा ह्यूमन नेचर क्या है, मैं पहले वेरी कॉम्प्लेक्स है, मैं पहली वीडियो जो थी हमारी उसमें मैं थोड़ा इसको हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा था, वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट ह्यूमन नेचर। जैसे मैंने बताया ना, इसका एक नेचर होता है, वैसे ही हमारा क्या नेचर है, जैसे डेसमंड डोस की स्टोरी में एक हमने नेचर बताया कि ह्यूमंस हैव बिलीव्स, ह्यूमंस हैव फेथ, आपकी स्टोरी में निकल के आ रहा है ह्यूमंस की अगर उनको कुछ कंडीशंस मिलती हैं, हार्श कंडीशंस, तो उसमें वो अडेप्ट करके उसको भी कैसे एक तरीके से नॉर्मलाइज कर सकते हैं, एंड उनको फिर उसमें समहाउ मजा भी आ रहा है, तो इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड इट शोज कि इन डिफरेंट सिचुएशन, जैसे पहले मैं भी बोला, कैसे लोग अडेप्ट करते हैं एंड हाउ दे बिहेव, दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। तो यही है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी है, दैट इज व्हाई साइकोलॉजी इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वी विल हैव सम एपिसोड्स ऑन दैट एज वेल, बट एक और पॉइंट्स, एक कैरेक्टर और इसमें दिखाया था अननेम्ड, जो कि प्रिजनर्स के लिए जो थे वहाँ पे कभी कभी क्या करती थी, शायद ये कोई पोलिश ऐसे नॉर्मली लड़की थी, ये एप्पल्स कभी कभी छोड़ देती थी उनके लिए, तो वहाँ पे बाहर एक सीन दिखाते हैं, गार्ड्स मजाक उड़ा रहे हैं कि द पीपल हु आर फाइटिंग ओवर वन एप्पल दे आर गोइंग टू डाई टुमारो, तो मतलब उनके लिए भी वो मजाक हो गया है, ये सब मतलब बहुत ही एक बहुत डीप चीज दिखाई है। और एक इसमें फिर ये हेडविग की, जो मैं कहता है उसको इतना मजा आने लग गया था इस घर में, देन दे शो अ सीन वेयर हर हस्बैंड, इसने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे कैंप में भी, इज बीइंग प्रमोटेड, बट फॉर दैट प्रमोशन ही हैज टू गो टू अ डिफरेंट लोकेशन, तो यूजुअली जब हस्बैंड कहीं जाता है तो पूरी फैमिली को लेके जाएगा ऐसे, बट शी फाइट्स विद हर हस्बैंड कि आई बिल्ट दिस हाउस, हमें यहीं पे रहना है, हाँ नाउ आई हैव बिल्ट दिस गार्डन, शी नोज दैट शी इज डायरेक्टली, मे बी नाउ दे गो टू अ गुड लोकेशन, जो कि इतनी पास तो नहीं होगी कैंप के ऐसा कुछ, बट शी इज नाउ सो फॉन्ड ऑफ दिस हाउस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज लाइक आई एम द ओनर ऑफ दिस प्लेस, आई बिल्ट दिस प्लेस, लाइक जब आए होंगे तो नॉर्मल से घर रहा होगा, गार्डन वो सब उसने मेंटेन किया है, तो शी इज सो प्राउड ऑफ दिस कि she fights with her husband and they don't go along with him, he goes alone, they stay here, इसी हाउस में, somehow they talk to some higher authority, और वो घर भी उनके पास ही रहता है, and their family stays back and then he goes alone। फिर वहाँ पे लास्ट में भी सीन दिखाते हैं, एक एंडिंग थोड़ी सी मैं बता देता हूँ कि वो जाता है वहाँ पे अपना काम कर रहा है, then he goes down the stairs, the camera work
एक लास्ट में दिखाते हैं एकदम डार्कनेस है एंड ही लुक्स पहली बार थोड़ा सा टुवर्ड्स द कैमरा, दैट शोज द ह्यूमन नेचर कि उसको अवेयरनेस है कि जो भी मैं कर रहा हूँ दैट इज समवेयर रॉन्ग, बट मेरी ड्यूटी असाइंड है तो आई हैव टू डू इट। और फिर बाद में तो दे शोड कि अभी प्रेजेंट डे जो जहाँ पे सारी चीजें हुई थी वो म्यूजियम्स की तरह कन्वर्ट हो गया, जहाँ पे लोगों को मारा गया था उसकी क्लीनिंग हो रही है। इट ऑल्सो शोज कि हम पुराने लोगों की बैड डीड्स को समहाउ सिंबलिज्म था कि वो क्लीन कर रहे हैं। तो अगेन अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग मूवी, आई थिंक एवरीवन शुड चेक आउट दिस मूवी। बहुत ही डिफरेंट है, कोई डायरेक्ट डायलॉग्स नहीं है, साउंड के एलिमेंट्स को बहुत ब्यूटीफुली इसमें यूज किया गया है कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट, साउंड सिर्फ हेडफोन्स लगा के बढ़िया वाले देखना आपको ऐसा फील होगा। एंड आई फील लाइक जिसको भी थोड़े इमोशंस होंगे, थोड़ा अगर नहीं भी रोता भी है तो थोड़े से आंखों में आंसू तो भर ही आएंगे, थोड़ी तो नम हो ही जाएंगी, इतना वो था। दिस वाज अ सेकंड मूवी and I think this is all we have to talk about today. So basically this was like a recommendation from us, although we have told much part of the story, but still these movies if you'll see for yourself, क्योंकि इसमें से स्टोरी नहीं है, बाकी इमोशनल एस्पेक्ट भी जैसे हमने बोला कि बहुत ज्यादा है, if you'll see for yourself you will understand कि the depth of it, और फिर आपको भी समझ में आएगा human psychology and how it works. And tell us after watching these two movies, tell us your thoughts in the comments. And you can comment your views, your ideas. आपको क्या लगता है, आपने जब मूवी देखी तो आपको कुछ और इंसाइट्स मिले इस मूवी से, तो यू कैन कमेंट। एंड और हम इन वीडियोस के थ्रू यही डिफरेंट आइडियाज को एक्सप्लोर करेंगे, थ्रू मूवीज, थ्रू बुक्स and some finance economics topics as well, what is happening around the world, current affairs में भी कुछ topics हम ऐसे लाएंगे। So basically every video will be thought provoking and some sort of knowledge you will get by watching it, and it will also be fun. फन तो होगा और इंटेलेक्चुअली एंटरटेनमेंट तो होगा। Exactly, that is our main aim. मेन एम हमारा यही है, थोड़ा इंटेलेक्चुअल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाए। So as usual, like, share and subscribe and stay tuned. The next episode will be coming out very soon. Very soon. Thank you for watching. Thank you for watching. सही है, सही है यार, आज तो एकदम फ्लो में एक एक करके बोला, वही करके आज तो तुम निशा की